हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। लेट्स स्टार्ट्स यूनिट 6 थर्मोडाइनमिक। आज हम शुरू करते हैं फिर से हमारा थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट 5। पार्ट 4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, आज हम पार्ट 5 शुरू करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो कल यहाँ तक हम देख चुके थे, सीपी और सीवी में रिलेशनशिप। आज हम शुरू करते हैं एंथैल्पी चेंज। हम एंथैल्पी चेंज के बारे में पढ़ना है। एंथैल्पी चेंज क्या होती है? देखो, एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा आर एच ऑफ ए रिएक्शन, या इसको हम रिएक्शन एंथैल्पी भी बोलते हैं। देखो, रिएक्शन को हम कैसे लिखते हैं? रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसके लिए हम एंथैल्पी में चेंज कितना हुआ है वो देखेंगे। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, तो डेल्टा आर एच, डेल्टा मतलब चेंज, आर मतलब यहाँ पर रिएक्शन और एच है यहाँ पर एंथैल्पी, ठीक है। इसको डेल्टा आर एच को हम बोलते हैं रिएक्शन एंथैल्पी। तो ये जो रिएक्शन एंथैल्पी है डेल्टा आर एच, इसको कैलकुलेट करेंगे हम कैसे? सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है इसकी जितनी भी एंथैल्पी है उसका सम माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो रिएक्टेंट है इसकी एंथैल्पी में जितना भी चेंज हुआ है वो सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर एच मतलब रिएक्शन एंथैल्पी इक्वल टू, ये जो साइन आपको दिख रहा है ये समेशन का साइन है। समेशन मतलब जोड़ना, एडिशन, इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं। ये ए आई लिखा है, ये स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, एच फॉर एंथैल्पी और प्रोडक्ट, माइनस समेशन ये बी आई, ये भी स्टाइक्योमेट्रिक है, एंड एच फॉर एंथैल्पी एंड देन रिएक्शन। इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये सिग्मा, यहाँ पे इसका जो सिंबल दिख रहा है ये समेशन का सिंबल, और ए आई और बी आई का मतलब है यहाँ पर, या ए वन बी वन का मतलब यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इस पूरी चीज़ को एक रिएक्शन के थ्रू हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो कैसे, ये एक रिएक्शन लिखी यहाँ पर, ये मीथेन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है जो कि लिक्विड फॉर्म में। अब हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो हमने एक बड़ा ब्रैकेट लगाया। पहले हम प्रोडक्ट की एंथैल्पी लिखेंगे। यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट है, इन दोनों की जो एंथैल्पी होगी उन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये एक बड़ा ब्रैकेट लगाया। पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिखते हैं, तो एक छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एंथैल्पी एच, और ये एम का मतलब है मोलर, मतलब 1 मोल 2 मोल जो भी है। तो एच एम का मतलब है मोलर एंथैल्पी। फिर मैंने लिखा यहाँ पर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। एक प्रोडक्ट ये लिखा, उसी तरीके से दूसरे प्रोडक्ट के लिखेंगे। देखो इसके आगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 1 है, तो 1 को लिखा नहीं जाता है, ठीक। उसी तरीके से अब हम वाटर के लिए लिखते हैं, तो वाटर के यहाँ पर इसकी स्टाइक्योमेट्रिक 2 है, ये जो आगे नंबर लिखा रहता है इसको हम स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ये लिखा ना स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ये जो आगे नंबर लिखा है इसको। तो ये पहले हम लिखेंगे इस स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को 2, देन फिर एच एम मोलर एंथैल्पी, देन वाटर, माइनस ये दोनों प्रोडक्ट थे, इन दोनों प्रोडक्ट का हमने समेशन किया। अब फिर माइनस एंड देन रिएक्टेंट को लिखेंगे, तो रिएक्टेंट को भी ऐसे लिखेंगे एच एम, फिर मोलर एंथैल्पी ऑफ मीथेन लिखा, फिर प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे, है ना। जैसे इन दोनों को प्लस किया था, इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करते हैं। तो इसके आगे 2 है, तो पहले 2 लिखा मैंने, देन फिर ऑक्सीजन, फिर मोलर एंथैल्पी एच, फिर ऑक्सीजन और ये गैस। एच एम का मतलब एच, यहाँ पर ये लिखा है मोलर एंथैल्पी। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन क्या होती है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? देखो, ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब जितने भी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रही हैं चीज़ें, वो उनकी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। जैसे जो रिएक्टेंट है वो स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। कैसे? स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर होगा यहाँ पर 298 केल्विन, और प्रेशर होगा यहाँ पर 1 बार, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन को हम लिखते हैं डेल्टा एच, और ये ऊपर लिखा है 0 जैसा, इसको बोलते हैं हम डेल्टा एच नॉट, या इसको डेल्टा एच, और ये ऐसा फाई है, ये इसको फाई बोला जाता है। ऐसा अगर लगा है ऊपर नॉट लगा है या फाई लगा है, मतलब वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है वहाँ पर। तो देखो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है। एथेनॉल देखो,
एथेनॉल, ये जो 298 है ना, ये रूम टेम्परेचर होता है, हम जहाँ पर रहते हैं उसका रूम का टेम्परेचर 298 होता है। एथेनॉल जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है जनरली। वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन हमारे रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है, गैस फॉर्म में। इसी को स्टैंडर्ड स्टेट बोला जाता है। जब प्रेशर 298 हो टेम्परेचर 298 हो और प्रेशर 1 बार हो, तब वो कौन से फॉर्म में रहता है, लिक्विड, सॉलिड या गैस। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये एंथैल्पी वाला ही चलेगा टॉपिक पूरा। एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, उसको बोलते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो, ये वाटर है सॉलिड फॉर्म में, वाटर से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड फॉर्म में, मतलब आइस से लिक्विड बन रहा है। तो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, हम उसको डेल्टा एफ यू एस का मतलब है फ्यूज़न। एफ यू एस जो लिखा है इसका मतलब है फ्यूज़न। ये डेल्टा मतलब चेंज है, ये एच यहाँ पर एंथैल्पी और ये ऊपर नॉट लगा है, मतलब ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी है। तो डेल्टा एफ एच नॉट, सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको हम फ्यूज़न बोलेंगे। तो जब सॉलिड से लिक्विड में वाटर कन्वर्ट होता है तो उसका एंथैल्पी में जो चेंज होता है वो होता है 6 किलोजूल पर मोल। ठीक, ये इसका मतलब है डेल्टा एफ यू एच नॉट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। ठीक, उसी तरीके से दूसरा है, वाटर जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो इसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। तो डेल्टा वी ए पी फॉर वेपोराइजेशन, एच नॉट मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी। जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो एंथैल्पी में चेंज कितना होता है, 14.79 किलोजूल पर मोल। ये नंबर आपको याद नहीं रखने, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिए रहेंगे। ठीक, उसके अलावा जब सॉलिड से गैस में कोई चीज़ कन्वर्ट होती है तो हम उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। देखो, डेल्टा एस यू बी फॉर सब्लिमेशन, एच नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सॉलिड फॉर्म में है, जब सॉलिड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो जो एंथैल्पी है, सब्लिमेशन एंथैल्पी, वो होगा 25.2 किलोजूल पर मोल। एक मोल के लिए इतना चेंज आएगा। और भी एग्जांपल दे सकते हो आप सब्लिमेशन के, नेफ्थेलिन जो कि सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है गैस में, इसकी सब्लिमेशन एंथैल्पी कितनी है, 73.0 किलोजूल पर मोल। ठीक, अब यहाँ से जो अगला टॉपिक है आपका वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम डेल्टा एफ फॉर फॉर्मेशन, एच फॉर एंथैल्पी, और ये ऊपर लगा है नॉट, इसका मतलब है स्टैंडर्ड। ठीक, तो डेल्टा एफ एच नॉट ये है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती क्या है, देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है एक मोल के लिए। ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ना, ये प्रोडक्ट है हमारा, यहाँ पर इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है, मतलब इसको हमको 1 रखना है, यहाँ पे 1 रखना है। उसके बाद में देखो, ये जो वाटर है किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम इस तरफ लिखेंगे, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2, ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2। उसके बाद इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो आप यहाँ पर तो 1 ही रखेंगे, इधर इसको बैलेंस करेंगे तो इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, तो इसको 1/2 कर देंगे ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये इसी के एलिमेंट से बनना चाहिए, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरफ आप लिखोगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, तो ये इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू -285.8 किलोजूल पर मोल। अब देखो, ये मीथेन है, ये मीथेन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। देखो, मीथेन किससे मिलके बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से, 2 एलिमेंट है। तो कार्बन को हम लिखते हैं C ग्रेफाइट, क्योंकि कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, ग्रेफाइट होती है। हाइड्रोजन है इधर H4, हाइड्रोजन है H, हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं H2। अब इधर तो 1 ही रखना है, इसको बैलेंस करेंगे, इधर कार्बन, इस तरफ कार्बन 1 है तो इधर भी 1 है, इधर हाइड्रोजन 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए, तो इसको ओके। तो आप एक एग्जांपल और देखो, ये है एथेनॉल। एथेनॉल प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल को कैसे लिखेंगे, देखो, ये एथेनॉल किससे मिलकर बना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट है। तो इस तरफ हम तीनों एलिमेंट लिखेंगे, कार्बन को हम लिखेंगे C ग्रेफाइट, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2, ऑक्सीजन को हम लिखेंगे O2। उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे, इधर हमको कुछ भी बैलेंसिंग में छेड़छाड़ नहीं करना है, इधर हमको 1 मोल ही रखना है, तभी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी।
ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 2 कर दिया या 3 कर दिया तो फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो इसके स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, डेल्टा एफ एच नॉट इज इक्वल टू -277.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, देखो इधर कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों से मिलके बना है कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये वाला जो आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा है, ये कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना होना चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। मतलब ये कहने का जो रिएक्टेंट है, इधर आप सिर्फ कैल्शियम लिखोगे, कार्बन को आप C लिखोगे और ऑक्सीजन को आप O2 लिखोगे, तभी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। अदरवाइज ये सिर्फ रिएक्शन एंथैल्पी कहलाएगी, डेल्टा RH नॉट रिएक्शन एंथैल्पी, ठीक है, नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो रिएक्शन लिखी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, मैंने आपको रीज़न बता दिया है। तो क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड बाय अदर एलिमेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो दूसरे एलिमेंट से बना है, ये सिर्फ कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना होना चाहिए। यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से मिलके बन रहा है, इसलिए नहीं है। इधर देखो हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, इन दोनों ने मिलके बनाया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब ये भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये 2 लगा है, अगर ये 1 होता तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती, क्योंकि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो 1 मोल के लिए डिफाइन होती है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर दे रखी इतनी है, ये 72.8 किलो जूल पर मोल। क्यों नहीं है? देखो रीज़न लिखा, हियर 2 मोल इंस्टेड ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है आपका ये 2 मोल बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट हमारा कितना होना चाहिए, ये सिर्फ 1 मोल होना चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन H नॉट, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये जैसे ये रिएक्शन मैंने लिखी थी H2 प्लस ब्रोमीन, तो ये 2HBr है, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दो पूरी इस वाली इक्वेशन को, पूरी को 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तब ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाए, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 होना चाहिए। ये HBr का मोल कितना 1 है, यहाँ इसके आगे 1 है, तो अब ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी इसके बारे में, ठीक है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है, इसको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो डेल्टा RH नॉट आपको निकालना है, कितना होगा, एंथैल्पी रिएक्शन एंथैल्पी आपको पता लगानी है। डेल्टा RH नॉट रिएक्शन एंथैल्पी बोलते हैं, तो इसको रिएक्शन एंथैल्पी को पता लगाएंगे, तो रिएक्शन एंथैल्पी पता लगाने, ये रिएक्शन एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड है, यहाँ पे नोट लगाए, मतलब सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट, ये 2 प्रोडक्ट हैं हमारे, एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों की एंथैल्पी को प्लस करेंगे, फिर माइनस सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट है, इसकी जो भी एंथैल्पी उसको माइनस करेंगे। तो पहले लिख लिया जाए, देखो कैसे लिखना है इसको, मैंने लिखा है यहाँ पर रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा FH नॉट, और ये किसके लिए है, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, तो डेल्टा FH नॉट कैल्शियम ऑक्साइड के लिए है, फिर डेल्टा FH नॉट फिर कार्बन डाइऑक्साइड के लिखेंगे, इन दोनों के लिए पहले लिखेंगे, फिर माइनस डेल्टा FH नॉट, ये आपका रिएक्टेंट है तो कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की और कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी। तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए जो वैल्यू होती है ये होती है -63.635.1, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वैल्यू लिखेंगे इस वाले के लिए, इसकी वैल्यू होती है माइनस, ये तो प्लस था पहले से ही, इसकी वैल्यू होती है -393.5, देन माइनस, फिर हम कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू रखेंगे, ये होती है -1206.9 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसको पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 178.3 किलो जूल पर मोल, ठीक। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, एक ये पॉइंट लिखा है मैंने, इसको रिमेंबर रखें। देखो मैंने रिएक्शन लिखी नाइट्रोजन
प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों से मिलके बनता है अमोनिया। इसकी रिएक्शन एंथैल्पी कितनी है? डेल्टा रिएक्शन एंथैल्पी माइनस 91.8 किलोजूल पर मोल। माइनस का मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आप इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, इस अमोनिया को इस तरफ लिख लो, अमोनिया इस तरफ आ जाए और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दूसरी तरफ चले जाएँ, तो ये अमोनिया लिखा मैंने, फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ना, इन दोनों को पलट दिया। तो ये जब आपने इसको अपोजिट किया है तो ये जो माइनस का साइन था, ये जो रिएक्शन एंथैल्पी पहले माइनस में थी, अब प्लस में हो जाएगी। अगर प्लस में होगी तो माइनस में हो जाएगी, मतलब अपोजिट हो जाएगा दोनों का। ठीक है, तो ये है आपका, ये पॉइंट ध्यान रखें। अगर आप किसी रिएक्शन को उल्टा कर रहे हो तो उसकी रिएक्शन एंथैल्पी की वैल्यू भी अपोजिट हो जाएगी। प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, नाउ हेज लॉ ऑफ, हमारा अगला टॉपिक है हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेज लॉ क्या है? कांस्टेंट हीट समेशन। समेशन मतलब प्लस होता है। ठीक है, तो देखो क्या है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। इफ़ ए रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेप, अगर कोई रिएक्शन है कुछ स्टेप्स में होती है, देन इट्स स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी, उसकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, इज़ द सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द इंटरमीडिएट रिएक्शन। मतलब अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होती है तो जितनी भी स्टेप में रिएक्शन एंथैल्पी उन सबको प्लस कर दो, उनको सबका समेशन कर दो। तो ओवरऑल रिएक्शन में बी डिवाइडेड एट द सेम टेम्परेचर। देख लेते हैं, देखो इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो ये एक रिएक्शन लिखिए, सल्फ़र बर्न्स टू फॉर्म सल्फ़र ट्राईऑक्साइड डायरेक्टली इन वन स्टेप। देखो सल्फ़र है और ऑक्सीजन है, सल्फ़र को आपने बर्न किया ऑक्सीजन के साथ में, ये बैलेंस कर रखी मैंने ऑलरेडी, इससे मिलके बनता है SO3 सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। तो ये जो SO3 बना है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, इसकी रिएक्शन एंथैल्पी माइनस 393.4 किलोजूल। मतलब आप सल्फ़र को बर्न करके सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बना रहे हो एक सिंगल स्टेप में। यहाँ पर एक ही स्टेप में सल्फ़र से सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बन गया है। 393.4 किलोजूल पर मोल है। लेकिन अगर अब हम ये जो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड एक सिंगल स्टेप में बना है, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये एक सिंगल स्टेप में बना। अगर आप इसको 2 या 3 स्टेप में बनाते हो, मान लो हमने इसको 2 स्टेप में प्रिपेयर किया। पहले आपने सल्फ़र को बर्न किया ऑक्सीजन के साथ में और फर्स्ट स्टेप में सल्फ़र डाइऑक्साइड बना, ये SO2 बना। ठीक है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बना है, तो इसकी रिएक्शन एंथैल्पी कितनी है? माइनस 297.5 किलोजूल पर मोल, इतनी है। अब आपने पहले सल्फ़र डाइऑक्साइड बना, देन अगली स्टेप में सल्फ़र डाइऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, बर्न हुआ और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बना। देखो पहले सल्फ़र से सल्फ़र ट्राईऑक्साइड एक सिंगल स्टेप में बना था, अब ये सल्फ़र है, इस सल्फ़र से पहले सल्फ़र डाइऑक्साइड बना, फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड रिएक्शन करके ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बना। मतलब सल्फ़र से सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनाने में 2 स्टेप हुई हैं। पहली स्टेप तो ये थी, दूसरी स्टेप ये। इस रिएक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप के लिए इतना चेंजेस हुआ था, सेकंड स्टेप के लिए इतना हुआ। तो फर्स्ट स्टेप के लिए मैंने इसको लिख दिया डेल्टा RH1 मतलब पहली स्टेप के लिए, डेल्टा RH2 मतलब दूसरी स्टेप के लिए। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, हमको हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन देख रहे थे हम, तो रिएक्शन एंथैल्पी निकालते हैं। तो ये वाली H1 प्लस H2 इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये वैल्यू को प्लस करेंगे इस वैल्यू से, इन फर्स्ट स्टेप में जो चेंज हुआ है और सेकंड स्टेप में जो है उन दोनों को प्लस करेंगे। तो फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस 297.5, देन इन दोनों के बीच में प्लस, फिर दूसरी वैल्यू कितनी है माइनस 97.9, तो प्लस ये माइनस 297.5 तो ऐसा ही रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 97.9, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, इन दोनों को प्लस करके माइनस लगा देंगे आगे, तो 395.4 किलोजूल पर मोल आएगा। यही है आपका हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। मतलब अगर एक सिंगल स्टेप में बनाओ आप एक प्रोडक्ट को, या एक से ज़्यादा स्टेप में बनाओ, तो जितनी भी स्टेप की एंथैल्पी की चेंज है उन सबको आप प्लस कर दो। ठीक है, ये देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन H1 मतलब पहली स्टेप का, अगर 2 है तो दूसरी स्टेप को प्लस कर दो, 3 स्टेप है तो 3 को प्लस कर दो, 4 है तो 4 को प्लस कर दो। देखो यहाँ से A से B बन रहा है एक ही स्टेप में, आप A से B बना रहे हो एक स्टेप में, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसको बोला हमने पहले। अब आप A से B 2 स्टेप में बना रहे हो, मान लो आपने A से C बनाया पहले, ठीक है, 3 स्टेप में बनाया, तो ये डेल्टा RH1 हो जाएगा, ये पहली स्टेप के लिए। A से C बनाया, फिर C से आपने D बनाया, डेल्टा RH2 2 स्टेप हो गई, फिर आपने D से B बनाया,
तो ये डेल्टा आर एच थ्री 3 स्टेप हो गई। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। डेल्टा आर एच ये 1, 2 एंड 3 इन तीनों की एंथैल्पी में जो चेंज होगा वो ए से बी बनने में चेंज आएगा, वो उसके इक्वल में रहेगा। यही आपका कांस्टेंट हीट समेशन का फॉर्मूला। ओके, तो आज का हमारा पार्ट 5 ख़त्म हुआ, इतना ही। बाकी का अब हम पार्ट 6 नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, तो आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर पढ़ाई कर रहे हैं घर पे, उन सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी मैं शुक्रिया बोलता हूँ। वो अच्छे से खुद से पढ़ाई कर लेंगे, मुझे इसी उम्मीद है उनसे। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।